स्टूडेंट्स, आज हम यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यमुना नदी भारत में जो बहती है, तो भारत में उसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, लेकिन उत्तराखंड में इसकी जो लंबाई है वो 136 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा की एक सहायक नदियों में सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, जो प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा और यमुना की महत्वता को देखते हुए 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसे जीवित मानव का दर्जा भी दिया है। तो अब बात करते हैं कि यमुना नदी निकलती कहाँ से है। तो उत्तराखंड में एक बंदरपूछ मैसिव स्थित है। मैसिव का अर्थ होता है कि पर्वतों, छोटे बड़े पर्वतों का एक समूह। तो बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी ढाल में स्थित है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। जो यमुना नदी का जो वर्णन किया गया है महाभारत के वन पर्व और विराट पर्व में भी किया गया। अब पर्व क्या है? अब जैसे आपने पढ़ा होगा, रामायण में कांड है, किष्किंधा कांड है और अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है। इसी प्रकार महाभारत में क्या है? पर्व है। मतलब महाभारत जो है उसे पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। तो विराट पर्व और वन पर्व में यमुना नदी का वर्णन किया गया। तो यमुना नदी जहाँ से निकलती है उसके उद्गम स्रोत का नाम इन दोनों में कलिंद पर्वत माना गया है। तो मतलब जहाँ से वो निकलती है, उद्गम स्थान जो है, उस स्थान को कलिंद माना गया है। इसीलिए इसका एक नाम जो है कलिंदजा भी है। अब कलिंद का अर्थ क्या होता है? तो कलिंद का अर्थ होता है सूर्य, यानी कि जो यमुना है वो क्या है? सूर्य की पुत्री हैं। इसी कारण इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कालिंदजा, कालिंदी, सूर्यतना। अब यमराज की बहन होने के कारण इनका नाम क्या है? यमी भी है। लेकिन इनका जो यमुना नदी का जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी किया गया है। तो उसमें यमुना नदी का उद्गम स्रोत जो माना गया है वो सप्त ऋषि सरोवर माना गया है, जो यमुनोत्री धाम से कुछ ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन पेपर में जो आता है, पेपर में यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री आता है, यमुनोत्री ग्लेशियर आता है। या अगर कभी कभी ये पूछता है कि महाभारत के वन पर्व या विराट पर्व में यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल वहाँ पे कालिंद पर्वत माना जाएगा। अब उसके पश्चात नदी आगे बढ़ती है, तो यमुना नदी के बाईं ओर स्थित है यमुनोत्री धाम, जो उत्तराखंड के मिनी 4 धाम में से एक धाम माना जाता है। सभी 4 धाम में सबसे अत्यंत दुर्गम रास्ता जो है वो किसका है? यमुनोत्री धाम का है। यहाँ पे जो है एक मंदिर स्थित है। जो मंदिर है वो यमुना नदी के बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पे एक असित ऋषि थे, उनकी कुटिया भी है। तो असित ऋषि को माना जाता है कि यमुना नदी की खोज का श्रेय असित ऋषि को ही दिया जाता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि यमुना नदी की जो खोज की है वो किसने की है? असित ऋषि ने की है। इसलिए यमुना नदी का एक नाम जो है असिता भी है। यहाँ पे जो है ये जो मंदिर बना है, इसका जो निर्माण है 18वीं सदी में टिहरी के राजा प्रताप शाह ने बनवाया था। प्रताप शाह द्वारा कराया गया था। फिर उसके पश्चात इसका जो पुनरुद्धार कराया गया वो जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा कराया गया था। तो यमुना नदी के बाईं ओर स्थित है यमुनोत्री धाम, जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अब देखिए उसके बाद जो यमुना नदी पहुंचती है खड़साली नामक स्थान, जानकी चट्टी के पास खड़साली नामक स्थान पर। तो खड़साली प्रसिद्ध क्यों है? जो यमुनोत्री धाम है उसकी शीतकालीन जो पूजा होती है वो खड़साली नामक स्थान पर की जाती है। सभी जितने भी धाम हैं उनका शीतकालीन उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तो उनकी जो शीतकालीन पूजा होती है वो कहीं किसी अन्य स्थान पर होती है। तो यमुना नदी की जो शीतकालीन पूजा है वह खड़साली नामक स्थान पर होती है। तो खड़साली में बंदरपूछ मैसिव से निकलने ही वाली ऋषि गंगा खड़साली नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। उसके पश्चात हनुमान गंगा, यह हनुमान गंगा भी बंदरपूछ श्रेणी से ही निकलती है। तो हनुमान चट्टी नामक स्थान पर आकर यमुना नदी से मिलती है। अब एक हनुमान चट्टी का जिक्र मैंने आपको अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में भी किया था। उसमें मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, एक वृद्ध बानर और एक भीम की कहानी। उसके बाद गंगा यमुना नदी पहुंचती है देहरादून जिले में।
तो देहरादून जिले में आती है कालसी नामक स्थान पर। तो कालसी नामक स्थान पर इसकी सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है टोंस, वो आकर मिलती है। अब टोंस के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो टोंस नदी है, प्रारंभ में टोंस नदी दो जलधाराओं से मिलकर बनती है, एक है रुपिन और एक है सुपिन। तो जो ये सुपिन नदी है, ये बंदर पूंछ जो मैसिफ है उसका उत्तरी ढाल है स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। और जो रुपिन है वो हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से निकलती है। तो दोनों नदियाँ मिलती हैं नेटवार नामक स्थान पे, और नेटवार नामक स्थान पे दोनों मिल जाती हैं तो उस नदी को कहा जाता है टोंस। प्राचीन ग्रंथों में इसका जो नाम था वो क्या था, तमसा था। इसे तमसा के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए तो उनके प्रोनाउंसिएशन के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, टोंस पड़ गया। तो टोंस में जब टोंस नदी देहरादून में प्रवेश करती है तो उसकी एक सहायक नदी पब्बर आकर टोंस नदी से मिल जाती है। ये जो टोंस नदी है ये कालसी नामक स्थान पर आकर यमुना नदी से मिलती है। कालसी केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वहाँ यमुना से टोंस नदी मिल रही है, बल्कि इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वहाँ पर अशोक का दूसरा अभिलेख भी मिला है, मतलब शिलालेख मिला है। तो उसमें उसने ये लिखा है कि अपने राज्य में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य जीव जंतु के लिए उसने चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे अगर अशोक का शिलालेख मिला है तो इससे ये पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य था, अशोक का साम्राज्य था, उसकी उत्तरी सीमा कहाँ थी, हमारे देहरादून तक थी। अब थोड़ी बात करते हैं टोंस नदी की। तो टोंस नदी की जो लंबाई है, जो जहाँ से बह के कालसी तक आती है, इसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। यह यमुना की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह हमारे उत्तराखंड का पश्चिमी बॉर्डर भी बनाती है। अब इस पर दो पावर प्लांट बने हुए हैं, एक का नाम है किसाऊ और एक का नाम है इचारी। तो ये जो किसाऊ पावर प्लांट है, डैम बन रहा है, जो आगे आने वाले अभी मतलब निर्माणाधीन है ये। तो यह उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मेरे ख्याल से 2023 तक इसका निर्माण जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जब इसका निर्माण पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यह इसका जो पानी है वो दिल्ली तक सप्लाई किया जाएगा। उसके बाद कालसी के बाद यमुना नदी पहुंचती है डाक पत्थर नामक स्थान पर। तो डाक पत्थर नामक स्थान पर जो देहरादून में स्थित है, यहाँ बनाया गया है एक बैराज, और मुख्यतः बैराज बनाने का एक मेन पर्पज़ ये होता है कि उससे क्या निकाली जाती है, नहर निकाली जाती है सिंचाई के लिए। तो डाक पत्थर बैराज से निकाली गई है यमुना नदी से शक्ति नहर। अब देखिए यहाँ जो बह रही है ये मुख्य यमुना नदी बह रही है, और यहाँ जो बह रही है वो शक्ति नहर बह रही है। आगे जाके यूपी में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में यमुना नदी इधर है और शक्ति नहर इधर है। अब इस शक्ति नहर में देहरादून के आसन रोड़ी नामक स्थान से निकलती है आसन नदी। जो हमारे वेद हैं तो वेद में इसका जो नाम है असमानवती के नाम से भी जाना गया है। तो जहाँ ये नदी मिलती है वहाँ रामपुर नामक स्थान है, तो वहाँ पर ये शक्ति नहर से मिलती है। तो पहले ये शक्ति नहर से मिलती है, बाद में ये यमुना नदी से मिलती है। अब इस आसन नदी पर भी दो पावर प्लांट बने हुए हैं, एक ढकरानी है और दूसरा क्या है, ढालीपुर है। जहाँ ये आसन नदी मिल रही है, ठीक है, मतलब शक्ति नहर से मिलती है, वहाँ एक झील है जिसे ढालीपुर झील के नाम से जाना गया है। तो वहाँ बनाया गया है आसन बैराज, और इस ढालीपुर झील को, इस आसन बैराज को विकसित किया गया है पक्षी अभ्यारण्य के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कम से कम 52 प्रकार की जो विदेशी पक्षियाँ हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई है वो 1967 में की गई है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है कि आसन बैराज की स्थापना कब की गई है, तो 1967 में की गई है। यह जो स्थान है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो रामपुर नामक स्थान पर जो आसन नदी है वो किससे मिलती है, शक्ति नहर से मिलती है। उसके पश्चात जो हमारी ये मुख्य नदी बह रही है यमुना नदी, यहाँ पर
हिमाचल प्रदेश के खड़ा पत्थर से निकलती है गिरी गंगा। तो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, जो देहरादून की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये गिरी गंगा उस सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में बांटती है और बरोटी नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है। तो यमुना नदी पर ही स्थित है एक पौंटा साहिब, जो सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। अब यह जो है उत्तराखंड और हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। तो कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि कोई स्थान का नाम दे देंगे, किसी धार्मिक प्लेस का नाम दे देंगे और फिर पूछते हैं कि वो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, या कौन सी 2 नदियाँ वहाँ पर आकर मिलती हैं। तो ये पौंटा साहिब जो है ये यमुना नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक, यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसा क्या स्पेशल है। तो एक बार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह यहाँ से जा रहे थे, तो अचानक से उनका घोड़ा क्या है यहाँ पे इस स्थान पर आकर रुक जाता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ज़िंदगी के कुछ समय, अपने जीवन का कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया जाए। तो उन्होंने अपने जीवन के 4 साल जो है वो यहीं पर स्पेंड किए। इवन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना की थी वो भी यहीं पर की थी। जब वो यहाँ निवास कर रहे थे तो गढ़वाल के राजा फतेह शाह से उनका क्या हुआ था, युद्ध भी हुआ था। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह ने गढ़वाल के किस राजा पर क्या किया था, आक्रमण किया था, या उनका किससे युद्ध हुआ था। तो गढ़वाल के राजा थे फतेह शाह, तो उनसे जो गुरु गोविंद सिंह है उनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली बाटा नदी, या इसे बट्टा नदी भी कहते हैं, वो रामपुर से थोड़ा ऊपर जाके ही यमुना नदी से मिल जाती है। उसके पश्चात एक देहरादून में पड़ता है ढालीपुर नामक स्थान। तो ढालीपुर नामक स्थान से यमुना नदी उत्तराखंड से बाहर हो जाती है और फिर प्रवेश करती है यूपी में, और यूपी में प्रवेश करके यह प्रयागराज में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। तो ये था हमारा यमुना नदी तंत्र। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं कि यमुना नदी जो खरसाली है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो खरसाली में यमुनोत्री धाम की होती है शीतकालीन पूजा, और यमुना नदी के बाहिनी ओर स्थित है यमुनोत्री धाम, जो 4 धाम में से क्या है, एक है। अब इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना टिहरी के जो नरेश थे, टिहरी के राजा थे प्रताप शाह द्वारा 1872 में कराई गई थी, जिसका पुनरुद्धार जो कराया गया था मंदिर का, वो जयपुर की रानी गुलेरिया के द्वारा कराया गया। दूसरा प्रसिद्ध है कालसी। तो मैंने कालसी के बारे में भी आपको बताया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि कालसी में किन 2 नदियों का संगम है। तो कालसी में यमुना और टोंस का संगम है। किसाऊ डैम किस नदी पर स्थित है, तो किसाऊ जो डैम बन रहा है वो टोंस नदी पर बन रहा है। और ये किन 2 राज्यों की परियोजना है। 2014 के पेपर में, जो PCS का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि किसाऊ डैम किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा का पूरा यमुना नदी तंत्र था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।